चलिए मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 9 यानी अध्याय 9 हम लोग बायोलॉजी में स्टार्ट करेंगे और यह हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए होगा। तो यह जो चैप्टर है जिसमें कि हम लोग ह्यूमन डिजीज़ पढ़े थे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसी का यह एक चैप्टर है। इस पूरे यूनिट और इकाई में 3 चैप्टर हैं जिसमें 8, 9, 10, 8, 9, 10। 8 हम लोग पढ़ चुके हैं, 9 चलेगा, इसके बाद 10 जो छोटा है वो भी ख़त्म होगा, तो एक यूनिट ख़त्म हो जाएगा आपका और बाकी बात जो क्लास में हम लोग पढ़े थे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, चैप्टर का आपका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। क्या मैंने बोला? चैप्टर का नाम क्या है आपका? स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसका जो हिंदी होता है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। यानी कि जितने भी खाने की सामग्री हैं जो हम लोग खाते हैं, चाहे वो पौधों का दिया हो, चाहे वो किसी एनिमल्स यानी पशु का दिया हुआ हो, जिसमें आप कह सकते हो मीट भी आ जाएगा, एग भी आ जाएगा, दूध भी आ जाएगा, ठीक है। यह सब जो आपका खाद्य पदार्थ है यह आप पशु से प्राप्त करते हैं। जबकि चावल हो या फिर दाल हो या फिर सोयाबीन हो, चना हो, यह सब जो है आप प्राप्त करते हो किससे? तो प्लांट से यानी पौधों से। तो ये जो खाद्य उत्पादन है जो भी हम लोग खाते हैं, यह जो खाद्य उत्पादन है जो भी हम लोग खाते हैं, इसके वृद्धि में क्या क्या हम लोग कार्यनीति करते हैं, क्या नीति लगाते हैं, तो इसके बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं है, बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। मतलब हमारे सामान्य जीवन में हम लोग को यह बहुत ही मदद करता है कि कैसे हम लोग खाद्य पदार्थ को पूर्ति को भरें या कैसे बढ़ावें। तो इस चैप्टर का उद्देश्य यही है, ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ बात को, ऐसे तो जितना बात आप बढ़ाएंगे इसमें उतना ही बात बढ़ेगा, लेकिन कुछ बात हम लोग अपने में चर्चा करें और जानें। पहली बात कि हम लोग 3 चीज़ पर फोकस होते हैं। एक फिल्म आई थी बहुत पहले और अभी भी डायलॉग में आप लोग देखे होंगे, सुना होगा कि 3 चीज़ लोगों को जीने के लिए चाहिए: रोटी, कपड़ा और मकान। मेरी बात को आप समझेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी पहला जो आपका है, रोटी का संबंध इसलिए कि सिर्फ रोटी चाहिए, ठीक है। इसका यह कहने का हुआ कि खाद्य पदार्थ में जितना भी है यानी खाने के लिए चाहिए, इसके बाद कपड़ा, तब मकान। तो सबसे पहला जो बात आता है हमारे जीवन में कि हम लोग को खाना चाहिए। अब एक बात आप लोग को मैं बता दूं और आप भी जानते हो कि विश्व का जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। विश्व का जो है, पूरा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या दिन पर प्रतिदिन जो है ना बढ़ते जा रहा है और इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि सबको खाना पूर्ति अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप जान रहे हो कि पूरा वर्ल्ड का जो ज़मीन है वो तो बढ़ते नहीं जा रहा
हर एक साल ऐसा नहीं कि आपका जो खेत है या आपके गांव में जो खेत है वो बढ़ते जा रहा है, वो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या क्या होते जा रहा है, गांव का शहर का बढ़ते जा रहा है। अब जितना ज़मीन है उसी ज़मीन में हमको ऐसा कुछ तकनीक लगाना है कि हमारा जो है बढ़ते हुए जनसंख्या का सबका जो है ना खाद्य पूर्ति हो जाए। मेरी बात को आप समझने का कोशिश करें, तथ्य निकालें, तब आपको अच्छा लगेगा। कि यानी कि आप कह सकते हो कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, हमको भोजन भी डिमांड भी बढ़ते जा रहा है, तो हम ऐसा कुछ तकनीक लगावें हैं जो खाद्य उत्पादन में जो है उसका जो मांग है उसका मांग को हम पूर्ति कर सकते हैं। यही तथ्य है, यही जो है इस चैप्टर का थीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, और वाकई जो कुछ आपके जितने भी बुक हैं +2 का, ये शब्द को ज़रूर लिखा होगा, और मैंने भी लिखा है कि विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः प्रमुख जो आवश्यक खाद्य उत्पादन है उसका भी मांग बढ़ते जा रहा है। तो खाद्य उत्पादन के लिए वृद्धि करने के लिए, खाद्य उत्पादन का वृद्धि करने के लिए बहुत विशेष कार्यनीति की आवश्यकता है, जिसका हम लोग उपयोग भी करते हैं। तो जिसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। और कुछ तो आप जानते हो, आपके अगर गांव के हैं या फिर छोटा मोटा शहर के भी हैं तो आपने देखा होगा, या फिर आप पूरे प्योर शहर के हैं तब तो आप मूवी में देखे होंगे कि कैसे गाय को पाला जाता है, कैसे किसी प्लांट को मतलब ग्रो किया जाता है। जैसे अभी धान का सीज़न है, धान कैसे लगाया, कैसे उसकी जुताई हुआ, ये सब आप जानते हो। तो ये सब सदियों से हमारे इर्द गिर्द चलते आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ वैज्ञानिक तरीके से कुछ नए ढंग से, कुछ नए तकनीक के सहायता से हम लोग और वृद्धि करते हैं खाद्य उत्पादन का। तो यही चीज़ तो आपको पढ़ना है। तो इसी में कुछ कुछ टॉपिक हैं जिसे हम लोग देखते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, लिखा हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। क्या लिखा हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री लिखा हुआ है यहाँ पे, एनिमल हस्बेंड्री। क्या लिखा हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री। हस्बैंड का मतलब पति होता है, वो नहीं, यहाँ हस्बेंड्री का मतलब होता है पालन। कहता है इसका हिंदी होता है पशुपालन। कहता है ये एनिमल हस्बेंड्री है क्या? चूँकि आप दो चीज़ पढ़ोगे इसमें, खाद्य पूर्ति जब आपका होगा तो दो चीज़ों से खाद्य पूर्ति हम लोगों का होता है। एक हम लोग प्लांट से पाते हैं, जो आगे पढ़ेंगे कि प्लांट से जो उत्पादन होता है कैसे हम लोग उसको, उसके उत्पादन दर को कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर सिलेबस में दिया है कि जो एनिमल से प्राप्त करते हैं, जो पशु से प्राप्त करते हैं, या जो जानवर से हम लोग खाद्य पदार्थ प्राप्त करते ही आपको पता है, मीट खाता है, मछली खाता है, अंडे खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है? पशुओं से आता है, एनिमल से आते हैं, ठीक है, ये एनिमल वर्ग से आते हैं। तो उसी को पहले जानना है कि पशुपालन किसका किया जाए, किस पशु या किस एनिमल्स का पालन किया जाए जिससे हम लोग को खाद्य पूर्ति में क्या हो, वृद्धि हो। तो चलिए यहाँ पर पहला जो मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, परिभाषा, उसे आप समझो कि पशुपालन क्या है। कहता है पशु प्रजनन तथा पशुधन वृद्धि की एक कृषि पद्धति है। कृषि पद्धति मतलब एक, जैसे हम लोग कृषि करते हैं ना, उसी तरह समझो इसका भी एक, कृषि नहीं कर सकते, मतलब एक पद्धति है कि पशु का प्रजनन और पशुधन मतलब जैसे मान लो कौ रखा, गाय रखा, तो वो पशुधन हो गया। और उसका प्रजनन, क्योंकि जब गाय है तो गाय और जो बुल है, हाँ, उसके बीच में क्रॉस करवाया जाता है, बुल सांड जिसको कहते हैं, हाँ, गाय और बुल, इसके बीच में क्रॉस कराया जाता है। फिर उसके जो बच्चे होते हैं, हाँ,
हाँ, उसको फिर देखा जाता है कि इसमें किसका गुण है, दूध ज़्यादा है या फिर इसमें जो है दूध देने का क्षमता कम है। हाँ, तो एक तकनीक जो है ना अभी भी गांव में लगाया जाता है कि कहीं उच्च क्वालिटी का जो होता है ये बुल जिसको सांड कहते हैं और उच्च गुणवत्ता का गाय को क्रॉस किया जाता है, क्योंकि दोनों का गुण जाए उसके बच्चे में, ताकि ये बच्चे में भी क्या हो, गाय के तरह या उसके जो मेल है उसका दोनों का गुण आए और इसमें क्या हो, दूध का उत्पादन ज़्यादा हो। ठीक है, आज भी देखते हैं गाय को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करते हैं। आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजेशन है, कृत्रिम विधि द्वारा उसका निषेचन किया जाता है। देखते हैं गांव में घूमते रहता है एक बाइक से लेकर के और गाय को जो है ना फर्टिलाइज कर देता है, तो उसके पास एक उच्च क्वालिटी का उसके पास क्या रहता है, स्पर्म रहता है। ठीक है, तो वही जानना है पशु का प्रजनन करने का तरीका, यानी पशुधन को कैसे वृद्धि किया जाए, यही एक क्या है, पशुपालन है। यही जो है पशुपालन है। पशुपालन का आपने क्या है डिफिनेशन देखा कि पशुपालन में क्या होता है, पशु प्रजनन कैसे किया जाए, हाँ, और पशुधन दोनों का वृद्धि, यानी पशुधन का वृद्धि ही एक कृषि पद्धति है जिसको हम क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा पॉइंट वाइज मैंने बनाया है जो कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। पहला तो यह कि इस पशुपालन में दो चीज़ का ध्यान देना है। एक ब्रीडिंग, अंग्रेजी लिख दिया यहाँ पर, पशु प्रजनन की ब्रीडिंग कैसे करवाएं, वही पशु का जनन यानी प्रजनन कैसे करावें। कि जैसे कोई गाय है, हाँ, गाय को किस बुल यानी कि सांड से क्या है क्रॉस कराया जाए ताकि उसके बच्चा जो है ना उच्च गुणवत्ता का हो, तो ये पशु प्रजनन हुआ। और जैसे जितना भी पशु होता है उसको पशुधन कहते हैं, उसको कैसे बढ़ावें यानी इंक्रीज करावें, कैसे उसको किस तरह रख रखाव करें ताकि वो अच्छी तरह से उसका क्या हो, इंक्रीजमेंट हो यानी बढ़ोतरी हो। दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है पशुपालन में। अब आओ आगे बढ़ते हैं एक एक पॉइंट करके कि पशुपालन जो है, ठीक है, बहुत सारे पशु एवं पक्षी एवं मछली का पालन किया जाता है। अब एक मैं बात बोलता हूँ, ठीक है, जो आप ध्यान से सुनना सिर्फ, कि पहले लोग कहते थे कि पशुपालन में, पहले लोग बोलते थे कि पशुपालन में सिर्फ गाय, ठीक है, बकरी, ठीक है, भैंस, यही सबको पाला जाता है, क्योंकि ये क्या है, गाय से दूध मिला, बकरी से दूध और मीट दोनों मिलता है यानी कि मांस, भैंस से दूध मिलता है, तो इसी को क्या किया जाए, पाला जाए, ठीक है, जो खाद्य पूर्ति करे। लेकिन सवाल यह है कि अब खाद्य पूर्ति के लिए बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे आप मधु जिसको कहते हैं शहद, शहद भी खाए हैं, ठीक है, क्या शहद जो है ये आप पौधों से प्राप्त करते हैं? नहीं, ये आप प्राप्त करते हैं एक प्रकार का कीट जो कि जानवर है, एनिमल है यानी जंतु है, ठीक है, तो वो जो है आप जानते हो जिसको मधुमक्खी कहते हैं, उस मधुमक्खी का पालन भी किया जाता है। तो अब पशुपालन के तहत में सिर्फ यही तीन को मत समझना आप जितना भी समझो, इससे मछली का पालन मत्स्य पालन कहलाता है, तो यह भी पशुपालन के अंदर ही आता है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखोगे, तब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट को जोड़ा है। और क्या जोड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखो कि पशुपालन जो है, ठीक है, पशुपालन जो है बहुत सारे पशु एवं पक्षी भी लिखा है मैंने, एवं मछली ETC का पालन किया जाता है। पहले सिर्फ क्या कहते थे हम लोग पशुपालन में, गाय भैंस बकरी, लेकिन अब यह नहीं सोचा जा सकता। अब जो है आप पक्षी भी देखोगे कुछ, जैसे आप मुर्गी है, ये किसके पक्षी आया, कबूतर है, आप सुने हो कबूतर का मीट खाते हैं लोग, बहुत सारे चीज़ का खाते हैं, और आपके इर्द गिर्द देखा होगा आपने। और मछली, अब मछली में बहुत सारे और कुछ वैरायटी हैं, जिससे कोई घोंघा हुआ, झींगा हुआ, ये सब जो है इसका पालन किया जाता है, क्योंकि जिससे आप जिस जंतु से आप
जिसको खाद्य पूर्ति होता हो या जिसको खाया जाता है उसका आप पालन करते हो, वो पशुपालन के अंदर आता है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि इसी को मैंने बोला कि पशु एवं पक्षी एवं मछली का पालन किया जाता है। जैसे भैंस का आपने नाम सुना, बफेलो, गाय का सुना है, ये भी पालन होता है, ठीक है। घोड़ा का सुना, तो घोड़ा से ऐसा नहीं है कि मीट का प्राप्ति होती है, बहुत जगह तो मैंने नहीं सुना है अपने नज़र में कि घोड़ा कोई खाता है, लेकिन फिर भी लोग उसका पालन करते हैं क्योंकि उससे चलता है, ठीक है। भेड़ हुआ, भेड़ से दोनों चीज़ होता है, उससे जो है आपका ऊन प्राप्त होता है और उसको बहुत खाया जाता है। भेड़ का दूध से भी कुछ प्रोडक्ट से जो है उत्पादन किया जाता है, दूध का भी। ऊँट का सुना होगा, राजस्थान में वहाँ पे दूध खाया जाता है उसका। बकरी तो आप जानते ही, उसका मीट और दूध दोनों खाया जाता है। तो ये सब तो आपका पशुपालन के अंतर जो है अंदर आता ही है, लेकिन नया मैंने कुछ जो आपको एनसीईआरटी भी जोड़ा है और आपका सिलेबस में भी पढ़ना है। कुक्कुट, पोल्ट्री, मत्स्य यानी मछली, फिशरीज, मधुमक्खी, बी कीपिंग, रेशम कीट, सिल्क का नाम सुना है, सिल्क कपड़ा, ये सब का ही पालन किया जाता है चूँकि आप अपने लाभ से यहाँ पर। लेकिन यहाँ हम खाद्य पदार्थ के बारे में बात करेंगे तो हॉर्स वगैरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रेशम कीट नहीं पढ़ेंगे। ऐसे एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने एक्स्ट्रा आपको, ठीक है। तो जिसका आप पशुपालन करोगे उसी के बारे में पढ़ना है। तो कुछ दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसे हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए अब कुछ और पॉइंट वो सब जाना किस किस का पालन किया जाता है। एक बात कहा गया है कि ऐसा गणना किया गया, ऐसा एस्टिमेटेड किया गया है, ऐसा कैलकुलेटेड किया गया है कि विश्व में जितना भी पशुधन है, पशुधन जानते हो जिसको आप पालते हो, चाहे वो जो चीज़ पालते हो आप, गाय, बकरी, भैंस, जो भी, पूरा 100% अगर पूरा विश्व में पशुधन है तो उसका 70% सिर्फ 2 ही कंट्री में है पशुधन। एक आपका भारत और चीन मिला दें तो 70% पशुधन हम दोनों कंट्री के पास ही है, यानी हम दोनों देश के पास, यानी भारत और चीन के पास 70% जो है पशुधन है। लेकिन उत्पादन का योगदान जो है, यानी कि जितना उत्पादन हो, चाहे दूध का हो या मीट का हो, ठीक है, या अंडे का हो, यानी उत्पादन का जो योगदान है मात्र 25% है। फिर से आप सोचो, यह बात आपका नीट में भी पूछा गया है, ठीक है, कि मैंने क्या कहा कि दुनिया में जितना भी गाय, भैंस, बकरी है उसका 100% मानो तो 70% जो उसका हिस्सा है 2 ही देश के पास है। किसके किसके पास? भारत और चीन के पास। बाकी बात 30% जो है पूरा वर्ल्ड के पास है पशुधन, गाय, बकरी, भैंस जितना भी है, या फिर भेड़ हुआ, जो भी है, ये पूरा विश्व में, ठीक है, बचा है 30% और हम दोनों के पास 70% है। लेकिन देखो उत्पादन कितना कम है कि हम लोग के पास उत्पादन कितना है 25%। 70 में हम लोग कितना प्रतिशत उत्पादन किए? 25। और जबकि 30 में उत्पादन कितना किया, वो जाके उत्पादन कितना किया? 75%। नहीं किया? किया ना? अरे 25 और 75 कितना हुआ जी? 100 हुआ ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे और चीन के पास बहुत ज़्यादा पशुधन यानी एनिमल्स जिसको पालते हैं, रहने के बावजूद भी उत्पादन का क्षमता क्या है? बहुत कम है। इसका मतलब है हम लोगों के पास कहीं न कहीं तकनीक या रख रखाव या पालन करने का जो प्रक्रिया है उसमें कमी है। तो इसी कमी को हम लोग दूर करते हैं और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः गुणवत्ता एवं उत्पादकता जो है सुधार करने के लिए नए नए विज्ञान और तकनीक लगाना होगा। तो लगा रहे हैं, लग रहा है तकनीक, और आगे हम लोग लगाएंगे ताकि उत्पादन का क्षमता ज़्यादा हो। और हम दोनों ही कंट्री हैं जो कि विश्व का पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, यानी विश्व में जनसंख्या जो अगर 6 अरब है तो 3 अरब के करीब करीब हम दोनों हैं। और उत्पादन क्षमता क्या है जितना भी एनिमल का है? मात्र 25%। इसका मतलब है कहीं न कहीं हम लोग को तकनीक का आवश्यकता है। वही तकनीक को हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। तो पहला जो यहाँ पर है तकनीक में क्या है, आगे बढ़ें, देखिए क्या है।
टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स। इसी में बहुत सारे छोटा छोटा पॉइंट को पढ़ना है आपको, और जो बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा तो नहीं, बड़ा बड़ा है, कि फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब रख रखाव का तरीका, कि फार्म जो चलाते जैसे मुर्गी फार्म, ठीक है, और आप जानते हो गाय का फार्म, भैंस का फार्म, यानी डेयरी फार्म, दूध का फार्म, तो ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बोला बहुत सारा फार्म है, और मैं फार्म जो पशुओं का है, जिस पशुओं का फार्म है उसका प्रबंधन, रख रखाव या रखने का तरीका क्या है। तो विशेष जो है, हम लोगों के इर्द गिर्द जो आपने प्रायः देखा होगा, दो फार्म देखा होगा। एक दूध का फार्म जिसको डेयरी फार्म कहते हैं, और दूसरा जो आपने सुना होगा कुक्कुट यानी कि मुर्गी फार्म। तो दो तो आपने सुना है, और इसी दोनों से हम लोग बहुत कुछ आगे समझ लेंगे, और फिर आगे जो कुछ आप नहीं देख पाए हो उससे और अच्छी तरह से हम आप डील करेंगे। तो कहता है कुछ प्रबंधन जिसमें फार्म पशुओं यानी कि जिस पशु को फार्म किया जाता है पर लागू कर खाद्य उत्पादन का दर को बढ़ाया जाता है, जो निम्न है। यहाँ पर जाता है जो निम्न है, यानी कि फार्म पशु मतलब जिस पशुओं को हम लोग फार्मिंग करते हैं, रखते हैं, जिसको हम लोग पालते हैं कह सकते हो, उस पर हम लागू करते हैं कुछ प्रबंधन, कुछ तरीके, और खाद्य उत्पादन का दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो चलिए किस पर आपने बढ़ाया और कैसे कैसे बढ़ाया जाता है। तो पहला तो मैंने बोला कि आपने सुना है, ज़रूर सुना है आपने। पहला क्या सुना है आपने पहला? तो कहता है कि आपने सुना यह है डेयरी फार्म प्रबंधन। क्या सुना है आपने? डेयरी फार्म प्रबंधन। डेयरी का मतलब दूध से या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसको डेयरी ही लिखा जाता है, दुग्ध फार्म प्रबंधन नहीं लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में भी, और इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ लिखते जा रहे हैं ताकि आपको समझने और आगे पढ़ने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या है? डेयरी फार्म प्रबंधन कहता हुआ प्रबंधन जिसमें पशुओं का विशेष सुविधा के तहत, यहाँ को लिखा गया है, यहाँ का होगा, ठीक है, का विशेष सुविधा के तहत पालते हैं। विशेष सुविधा का मतलब उसे रख रखाव कैसे करते हैं, किस खाना क्या देते हैं, बीमारी होने के बाद क्या उसका व्यवस्था करते हैं, तो यही सब कहते हैं। तो वह प्रबंधन जिसमें पशुओं का विशेष सुविधा के तहत पालते हैं एवं दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद का बढ़ावा करते हैं, इसे डेयरी फार्म प्रबंधन कहते हैं। सीधा मेरी भाषा में समझो ना, कि वैसे पशु जिसको हम अच्छे रख रखाव से, अच्छे ढंग से रखते हैं या प्रबंधन करते हैं, जिससे दूध या दूध से जो उत्पादकता चीज़ होता है, दही बनता है या जो भी चीज़ बनता है, खीर खमीर जो भी हो, उसका उत्पादन क्षमता बढ़ेगा। सीधा कहो आप एक शब्द कि दूध का जो उत्पादन दर है उसको बढ़ाते हैं। तो दूध का उत्पादन दर बढ़ेगा तो दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप जो भी बनाते हो, रसगुल्ला भी बनाते हो या जो भी बनते हो, वो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही प्रबंधन क्या कहलाता है? डेयरी फार्म प्रबंधन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन या परिभाषा आप यहाँ तक समझ गए। अब मेरी बात को समझो कि डेयरी फार्म प्रबंधन करते हैं तो किस बातों पर ध्यान देते हैं। चलिए, अब ये आपको नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में तो हिंदी माध्यम से बच्चे बहुत कम देते हैं परीक्षा, लेकिन बिहार बोर्ड में तो अधिक से अधिक बच्चे देते हैं। तो ये पूछा जाता है डेयरी फार्म प्रबंधन में किस विशेष प्रक्रिया पर आप ध्यान देते हो, तो कैसा? तो पहली बात, अच्छे नस्ल का होना चाहिए। जैसे गाय पाला, ठीक है, जैसे गाय पाला किसी ने, तो गाय जब पाला तो उसका नस्ल क्या होना चाहिए सर? अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, भैंस पाला, उसका नस्ल क्या होना चाहिए? अच्छा। नस्ल का मतलब हम आपको डेफिनेशन आगे बताएंगे और आप जान जाओगे, लेकिन तत्काल आप यह समझो कि नस्ल का मतलब होता है कि किस नस्ल का है। यानी कि आपने देखा होगा कि जिसे मैं एक एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। भैंस सुना होगा, जर्सी सुना होगा आपने, और देसी गाय।
जो हम लोग के इर्द गिर्द रहता है, ठीक है, देसी गाय। अब कोई बंदा एक जर्सी गाय रखा है जो 25 लीटर लगभग या 20 लीटर दूध देता है, और जो देसी गाय रखा है जो कि 1 से 2 लीटर या 3 लीटर या 4 लीटर को दूध देता है रोज़, ठीक है। अब सोचो आप कि ये जो जर्सी है ये अलग नस्ल का है और देसी गाय अलग नस्ल का है। तो यही कहने का मतलब है अच्छे नस्ल जिसमें आप जिसका बहुत सारी नस्ल हैं इस दुनिया में, ठीक है, उसका रख रखाव का तरीका भी अलग है, खाने का जो उसका पूर्ति है वो भी बहुत अलग है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि अलग अलग, ठीक है, जो नस्ल हैं जिसमें अच्छे नस्ल का आपको चुनना होगा, जिसको कि आप क्या करते हो, डेयरी फार्म में रखते हो, ठीक है। तो पहला शब्द आपको क्या इस्तेमाल करना होगा अगर डेयरी फार्म चला रहे हो तो, अच्छे नस्ल का। किस नस्ल का होना चाहिए, अच्छे नस्ल का। अच्छा, जो भी नस्ल हो बीमारी से प्रतिरोधक हो। किसका प्रतिरोधक है, बीमारी से प्रतिरोधक हो, ठीक है। बीमारी का प्रतिरोधक का मतलब तो आपको मैं बता दूं कि किसी, ठीक है, बीमारी से वो ग्रसित जल्द ना हो जाए, ठीक है। तो ये बातों को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, किस बातों पे ध्यान दिया जाए भाई। तो कहता है और बातों पे ध्यान देना होगा, जैसे कि पशु का जहाँ घर है, जहाँ आप रख रखाव करते हैं वो अच्छा होना चाहिए। अब एक सवाल, आप जर्सी गाय को हर जगह नहीं रख सकते हो, हर जगह आप नहीं रख सकते हो, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ज़्यादा ठंड में भी वो नहीं रह पाएगा। इसलिए कहता है कि गांव में जर्सी गाय को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका देखोगे इसका घर बनाया जाता है, उसमें पंखे दिए जाते हैं, ठीक है, और बहुत जगह तो कूलर दिया जाता है, ठीक है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होने के कारण, चूँकि ये विदेशी नस्ल का है, ये जो गाय है विदेशी नस्ल का है और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका जो रख रखाव है आपको सोचना होगा कैसा रखें। तो पशु का घर एवं रख रखाव अच्छा होना चाहिए। पशु का आहार जो है ना वो वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। वैज्ञानिक ढंग का मतलब अच्छे तरीके से। सिर्फ आप जो है ना आप घास या फिर भूसा देने से आपको दूध का उत्पादन ज़्यादा नहीं देगा। तो उसमें कंक्रीट का मतलब होता है कि जो अन्न का बना हुआ हो, जिसे कहते हैं गाँव में कि दर्रा वगैरह कुछ कहते हैं इसे, या चना का बना हुआ होता है, या ये जो है कह सकते हो गेहूं का पिसा हुआ रहता है, मोटा होता है थोड़ा सा, तो ये सब देना चाहिए, ठीक है। कड़ी साफ सफाई के बीच पशुओं का पालन होना चाहिए। कड़ी साफ सफाई का मतलब आप सिर्फ गंदा रखोगे तो वो बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, और इसको मतलब कि आपको साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। और आपको नियमित ढंग से पशु चिकित्सक, जो चिकित्सक पशु को देखता है उसके द्वारा जांच होना चाहिए कि नियमित ढंग से। यदि बड़ा आप कुछ फार्म चला रहे हो तो आपको एक डॉक्टर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक बार आपसे आए कि कोई गाय क्यों नहीं खा रहा है, या कोई गाय जो है इतना कम दूध क्यों दे रहा है, क्या कारण है। तो ये सब आपको पशु चिकित्सक से, तो यही सब बहुत सारे आप और 1-2 पॉइंट अपने से जोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग वैसे इर्द गिर्द रह रहे हैं जहाँ पर कि ये सब देखने को मिलता है। तो यहाँ तक था आपका क्या, ये सब गाय या भैंस या जो भी है जो दूध देता है या दूध का उत्पादन करता है उसका रख रखाव या कैसे उसका बढ़ावा दें। अब आगे आओ, कुछ हमने, ठीक है, कुछ हमने नोट किया है। आप बोलोगे सर ये नोट क्या किया है आपने, चलो मैं बात करता हूँ। कि नोट यहाँ पर मैं ये कर रहा हूँ कि पशु जो है, ठीक है, जो कुछ पशु है, बहुत सारे पशु को बीमारी होता है। जैसे कि आप कह सकते हो हम लोग को बीमारी होता है बहुत सारा, सामान्य बीमारी। आपको बीमारी तुम बहुत कुछ पढ़ाए हैं बीमारी पीछे जो है डिजीज में, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, बहुत सारा बीमारी है, चाहे हैजा हो, कोलरा हो, ठीक है, मलेरिया हो, बहुत सारी बीमारी होती है। तो क्या पशु को बीमारी नहीं होता है क्या?
तो नोट करके इसलिए लिखे हैं कि चूँकि अब ये सिलेबस में हम लोग का नहीं है, ठीक है, ये अब सिलेबस में नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि जो है पहले ये सिलेबस में था एनसीईआरटी में, और नीट में बहुत बार पूछा गया है। तो फोकस करके हमने क्या किया है, इस 2 पॉइंट को मैंने डील किया है और पॉइंट वाइज लिखा है और समझा दे रहा हूँ कि जो पशु को बीमारी होता है, बहुत सारी बीमारी होते हैं, 2 बीमारी, एक बैक्टीरिया के द्वारा और एक वायरस के द्वारा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आप कहेंगे सर बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा क्या है, तो देखिए मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि जो बीमारी, ठीक है, एक जो है आपका जीवाणु के द्वारा होता है, दूसरा जो है आपका विषाणु के द्वारा होता है, यानी कि एक बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको बैक्टीरियल कहेंगे, और दूसरा क्या कहेंगे, वायरस के द्वारा। तो 2 बीमारी बहुत बार पूछा गया है कि ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है या वायरस के द्वारा होता है। तो आपने सुना होगा एक एंथ्रेक्स, सुना ही होगा एंथ्रेक्स। क्या मैंने बोला, एंथ्रेक्स बीमारी का नाम है। यह क्या है, बीमारी का नाम एंथ्रेक्स, जो खास करके गाय और भैंस में होता है। और जिस बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रासिस। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस। क्योंकि जानते हो जो भी वैज्ञानिक नाम होता है 2 शब्द का होता है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, और दोनों को अलग अलग लिखा जाता है और उसको अंडरलाइन भी किया जाता है। तो यह जो पूछा गया है कि एंथ्रेक्स किससे होता है, विषाणु की जीवाणु से, तो आप क्या बोलोगे, जीवाणु से होता है। और उस जीवाणु का नाम क्या है, बैसिलस एंथ्रासिस। इस बीमारी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, उसका लैट्रिन काला हो जाता है, उसके मुंह से फैन आता है। ये सब लक्षण है। लक्षण आपको पढ़ना नहीं है, बस अगर कहीं पढ़ना होगा तो बताएंगे, ये आपको पूछा जाता है जो नाम है। और दूसरा जो वायरस से जो होता है, तो उसका नाम है रिंडरपेस्ट। बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। या दूसरा इसका नाम है केटल प्लेग, यानी पशु में जो प्लेग होता है, प्लेग मतलब जो हम लोग को बीमारी होता है, केटल प्लेग कहलाता है। और ये जिस वायरस से होता है उसका नाम है पारामिक्सो वायरस। तो ये पूछा जाता है पहले, रिंडरपेस्ट किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है कि किससे, जीवाणु से होता है या विषाणु से। तो क्या बोलोगे, विषाणु से होता नहीं, वायरल है, वायरस से। और यह जो एंथ्रेक्स किससे होगा, इससे। इसमें भी क्या होता है, एक तरह से बीमारी में फीवर आता है, डायरिया हो जाता है उसको, और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। और इसमें दोनों बीमारी बहुत खतरनाक है, यह दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो यह पशु का बीमारी, इस दोनों से क्या करना चाहिए, उसको बचाने का प्रक्रिया हमेशा जानना चाहिए और डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। तो आप लोग सर इतना ही डिजीज़ क्यों पढ़ा है, तो पशु में आपको डिजीज़ तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना तो हम लोगों में है डिजीज़ को, ठीक है। लेकिन आपको यह नीट में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। तो आप जो डेयरी फार्म में पढ़ा, 2 बीमारी से कैसे सुरक्षा किया जाए, यानी दोनों बीमारी के बारे में थोड़ा जानना है, तो वो डॉक्टर से विजिट करते रहेंगे और आप जान जाएंगे। और साफ़ सुथरा रहना चाहिए प्रायः जहाँ पर आप डेयरी प्रबंधन चला रहे हो। अब देखो, कुछ बात हमेशा इस चैप्टर में आएगा, आधा चैप्टर में तो हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा, मिलेगा यही आपको कि नस्ल मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला था नस्ल, तो मैंने जर्सी एक नस्ल बताया था और देसी का है। तो ये नस्ल है क्या, अगर डिफिनेशन दे, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीड। तो कहता है कि पशुओं का ऐसा समूह, पशुओं ये जो पशु है, जो वंश एवं समान लक्षण, वंश मतलब जैसे वंश दर वंश जो गुण जाता है एक जैसा, ठीक है। और समान लक्षण में जैसे दिखावट हुआ, आकृति हुआ या आकार हुआ, यह सब बिल्कुल समान हो तो उसे एक नस्ल कहा जाता है। जैसे देसी गाय देखोगे, उसका रंग रूप एक जैसा दिखेगा, भले कलर में थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन हाइट, आकार, और उसका दूध का उत्पादन भी मात्र 1, 2, 3 लीटर होता है। ये जो है ना एक नस्ल हुआ। तो नस्ल मतलब जितना भी गाय है हम लोग का इर्द गिर्द, ये हुआ क्या, देसी नस्ल का गाय। और जबकि जर्सी जो हुआ वो विदेशी हुआ, एक ब्राउन होता है वो देखने में भूरा टाइप का, सहीवाल कहलाता है, वो एक जैसा होता है। तो पशुओं का एक समूह होना चाहिए जो जिसका कि रूप रंग सब बिल्कुल एक जैसा हो, और जिसका वंश दर वंश गुण भी क्या हो, मिलता हो। जेनेटिक गुण जिसको कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण, वो भी मिलता हो, उसके जैसा लक्षण है, ठीक है।
इसको क्या बोल, जर्सी गाय और उसको दोनों को रखोगे सामने देसी गाय को, तो बिल्कुल देख करके ही पता चल जाएगा कि एक बहुत छोटा आकार का है, एक बहुत बड़ा आकार का है, ठीक है। इसका दूध का उत्पादन भी अलग है, उसका जनरेशन जो वंश है उसका अलग होगा, तो अलग अलग नस्ल का हो गया। तो कहने का मतलब नस्ल यही बार बार आपको कहेंगे, तो जो एक जैसा दिखाई दे, एक रंग का हो, एक रूप का हो, एक आकार का हो, वो समझिएगा जितना भी पशु है क्या समझोगे कि एक नस्ल का कहलाया, यानी एक नस्ल का है। तो पशुओं का जो है कुछ नस्ल का नाम हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर गाय का और भैंस का दो, चूँकि डेयरी फार्म पढ़ रहे हो आप, दूध का उत्पादन का पढ़ रहे हो, तो दो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, गाय का दो नस्ल आपको बताएंगे एग्जाम्पल में, दो क्या बहुत ज़्यादा भी बता सकते हैं, दो चार, लेकिन ज़्यादा आपको याद रखने में परेशानी है, पूछा भी नहीं जाता है। और सच बात तो है, गाय का नस्ल जो है लगभग 100 से क्या 200 से नहीं 300 से ऊपर है पूरा विश्व में, और सबका अलग अलग नाम है। जैसे एक जर्सी मैंने आपको नाम बताया, एक नाम हुआ, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे हैं, लेकिन आप जानो जो हमारे देश में इर्द गिर्द में पाला जाता है, चाहे विदेशी को पाला जाता है, चाहे अपने देश का पाला जाता है, कुछ आपका नाम जानना चाहिए। जैसे पहली बात, गाय का जो नाम है, क्या नाम, वैज्ञानिक नाम उसका नाम है बॉस इंडिकस। और मैंने बोला था दो शब्द में नाम दिया जाता है वैज्ञानिक नाम, यहाँ बॉस अलग था शब्द, इंडिकस अलग, दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। बहुत बार मैंने पहले भी बताया आपको, और पहले का वीडियो देखें और क्लास में भी पढ़े हैं तो वहाँ भी मैंने समझाया था। तो बॉस इंडिकस नाम है, लेकिन यहाँ पर दो चीज़, एक मैंने भारतीय नस्ल का कुछ नाम लिखा है, नस्ल का नाम लिखा है, और एक कुछ विदेशी नस्ल का नाम लिखा है, ठीक है। और ये आप दो चार बार सिर्फ समझेंगे, ठीक है। आपको दो ही एग्जाम्पल दिया है, एक जर्सी आपको दिया है NCERT में, और शायद दिया भी नहीं है कुछ एग्जाम्पल नस्ल का, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे नस्ल का नाम लिख के दे रहा हूँ। और आप नाम नहीं भी याद रखोगे तो लेकिन एक दो बार आप मतलब कि दिमाग में रखोगे, ताकि आपको लगे कि ये गाय का नस्ल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ नस्ल का नाम लिखा है। एक तो मैंने लिखा है भारतीय, भारतीय में कौन कौन लिखा है, गिर एक नस्ल है जो भारत में पाया जाता है। सिंधी, इसको लाल सिंधी भी कहते हैं, ये जो है हमारे देश में पाया जाता है। साहीवाल थोड़ा बड़ा होता है, तो ये भी हमारे देश का है। थारपारकर ये भी हमारे देश का है। ये सब अलग अलग जो है ना, क्या है, नस्ल का है, जो भारतीय नस्ल का है। लेकिन देखिए यहाँ पे जर्सी, ये हमारे देश का नस्ल नहीं है, बाहर का है, हम लोग अब पालने लगे हैं। और चितकबरा टाइप का होगा, ब्राउन स्विस, ठीक है। हॉलिस्टीन फ्रीजियन थोड़ा सा छोटा होता है, हल्का, लेकिन जर्सी से, लेकिन ये इसमें दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, ये हॉलिस्टीन फ्रीजियन एक ही नाम है, ये विदेशी नस्ल का है। तो गाय का मैंने यहाँ 6-7 नस्ल बताया, कुछ भारतीय बताया, कुछ बाहर का बताया, विदेशी का। अब देखिए भैंस का भी बताते हैं। तो भैंस का जो है ना, खास करके इंडिया और इंडिया के इर्द गिर्द ही पाला जाता है, तो बाहर में बहुत कम पाला जाता है। इसलिए हम लोग का जो मशहूर नस्ल है, ठीक है, ये भैंस का जिसको कहते हैं बुबेलस बुबेलिस, ये आपका क्या वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है, बुबेलस बुबेलिस। हिंदी में भी लिखोगे तो वही लिखेगा, क्या लिखेगा, बुबेलस, ठीक है, और क्या, बुबेलिस। लेकिन आप जानो बुबेलिस, लेकिन आप अच्छी तरह से जानो कि यह जो नाम लिखे जाते हैं इसको अंडरलाइन किया जाता है, लेकिन हिंदी में प्रायः नाम नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग हिंदी वर्जन में पढ़ रहे हैं, तो ये भी NCERT लिख के चल जाएगा ऐसा भी। तो लेकिन आपको जानना चाहिए अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, बुबेलस बुबेलिस। और कुछ भैंसों का नस्ल का जो नाम है, एक मुर्रा, क्या नाम है, मुर्रा, यहाँ पे बहुत जगह हॉल लगा रहता है, आप मुर्रा पढ़ो। मेहसाना, सुरती, सूरत का है ज़्यादा, ये प्रसिद्ध है। हरियाणवी भी होता है, जफराबादी होता है, भदवारी होता है, बहुत सारा चीज़ नस्ल होता है, ये भैंस का नस्ल है, ठीक है। तो ये सब, तो जितना भी मैंने बताया था, कुछ नस्ल का नाम बताया, किसे पाला जा सकता है, कैसे पाला जा सकता है, किस किस मतलब कि नस्ल को पालने में ज़्यादा फ़ायदा है, ये तो आपको जैसे जर्सी किसी ने पाला, उसका रख रखाव का तरीका भी अलग हो जाता है, तो आपको खर्च अलग अलग पड़ेंगे नस्ल में, और उसका जो है आप प्रबंधन करेंगे और दूध का उत्पादन ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितने भी अभी तक हमने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा था, दूध उत्पादन के बारे में। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा मैनेजमेंट। मैंने बोला है सिर्फ इसमें मैनेजमेंट पढ़ना है,
प्रबंधन पढ़ना है, कैसे हम किसी चीज़ को इंक्रीजमेंट करते हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दूसरा टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गया, जो दुग्ध उत्पादन खत्म हो चुका है, ठीक है, कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री जानते हो आप, जनरल भाषा में गांव में सुनते हो, पोल्ट्री जाओ मुर्गा लाने के लिए, ठीक है ना, तो वो पोल्ट्री फार्म है भाई, ठीक है। हाँ, तो इसको कहते हैं हिंदी में कुक्कुट फार्म प्रबंधन। क्या मैंने बोला, कुक्कुट फार्म प्रबंधन। अब सिंपल भाषा है कि वह प्रबंधन जिसमें कुछ विशेष पक्षी, और उसको बर्ड कहते हैं या फॉल भी बोला जाता है अंग्रेजी में, बर्ड या फॉल। हर बर्ड को नहीं पाला जाता है, जिस बर्ड को पाला जाता है उसको फॉल कहा जाता है, FOWL, ठीक है। तो ये पक्षी के अंदर ही आता है, तो मैंने लिख दिया, पक्षी के अंदर आता है इसलिए लिख दिया, उसके अंतर्गत है, ठीक है। तो वह प्रबंधन जिसमें कुछ विशेष पक्षी यानी कि बर्ड या फॉल को पालन किया जाता है, जैसे मुर्गा जो है, बतख, टर्की, थोड़ा सा इसका चोंच लंबा होता है, गीज जो होता है, ये भी जो होता है मतलब कि कह सकते हो, आप देखोगे गीज थोड़ा सर्च मार करके, थोड़ा सा जो है आपका बत्तख साइज से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। और बहुत सारे से आप कबूतर भी बोल सकते हो, उसको भी पाला जाता है, ETC का पालन किया जाता है। इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, कुक्कुट फार्म प्रबंधन कहते हैं। तो आप लोग कुक्कुट मतलब मुर्गा होता है सर, लेकिन हुआ क्या, मैंने आपको पहले बोला था कि अब दूध का उत्पादन होता है तो आप गाय से लिमिट ना रहे, उसमें भैंस भी आता है, अब तो बकरी भी आ गई, ऊँट भी आने लगा है, तो सब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में हो जाएगा। उसी तरह जब पोल्ट्री फार्म आएगा, कुक्कुट फार्म आएगा, तो सिर्फ मुर्गी के बारे में आप नहीं सोचेंगे, जिसके आप अंडे खाते हैं उसके बारे में सोचिए, इसके मीट खाते हैं। हम लोग का इधर जो है गंगा किनारे कौन रेड लालसा होता है, कि वो सब का खाया जाता है, बन मुर्गी खाया जाता है, तो ये सब का भी पालन किया जाता है। तो ये सब भी किसके अंतर्गत आएगा, कुक्कुट फार्म प्रबंधन के अंतर्गत। समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये तो सुना सुनाया चीज़ है, इसलिए तो थोड़ा सा मैं अच्छे ढंग से बस आपको बता दे रहा हूँ। तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन में वह प्रबंधन जिसमें हम पक्षी को पालन करते हैं, किसके लिए, मीट या मुर्गा के लिए, बस उसे हम कुक्कुट फार्म प्रबंधन करते हैं। अब कहता है कि अगर आपको कुक्कुट फार्म प्रबंधन करनी हो तो क्या चीज़ आप ध्यान दोगे, तो कहता है विशेष क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, किस किस चीज़ बातों का ध्यान दें हम लोग। तो कहता है कि अगर आप पोल्ट्री फार्म करते हो, ठीक है, तो किस बातों पे ध्यान दोगे। तो पहली बात वही अच्छे नस्ल का चुनाव। तो मैंने बोला था नस्ल बार बार आएगा आपको। तो आप मुर्गी के बाद बहुत सारा नस्ल देखा होगा, गांव में देखा होगा तो लाल ऐसा होगा, ब्लैक होगा, धब्बा धब्बा एक जैसा, वाइट वाला अलग होगा, कुछ चितकबरा होगा, तो वो सब अलग अलग नस्ल का है। और ये जो आप खाते हो गाँव शहर में या कहीं पे ला करके, वो 100-125 केजी रुपया या 150 रुपया केजी, वो लेग हॉर्न का, तो वो अलग 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 नस्ल का है, वो पोल्ट्री फार्म अलग नस्ल का है, ठीक है। क्या है, अलग नस्ल का है। तो कहता है अच्छे नस्ल का क्या होना चाहिए, अच्छे नस्ल का चुनाव होना चाहिए, ठीक है, अच्छे नस्ल का चुनाव होना चाहिए। और ये नस्ल जो होना चाहिए वो बीमारी प्रतिरोधक हो, यानी कि बीमारी बहुत जल्द उसमें ना पकड़े। जैसे बर्ड फ्लू जानते हो ना, बर्ड में होता है, तो ये सब का बीमारी ना फैले, उसको नस्ल ऐसा भी पालना चाहिए जो कि गाँव सब वाला जो मुर्गे होते हैं उसको कम होता है, जबकि विदेशी मुर्गा जो वाइट टाइप का होता है उसको बहुत जल्द क्या है, बीमारी हो जाता है। जहाँ पर आप फार्म खोलोगे सुरक्षित होना चाहिए। अब ये चीज़ सुरक्षित क्या है, पक्षी है, इसको कोई भी खा सकता है, सांप खा सकता है, कोई इर्द गिर्द का जो है बिल्ली खा सकता है, कुत्ता खा सकता है। तो सुरक्षित ढंग से और अच्छे ढंग का जो है ना फार्म होना चाहिए जहाँ पर आप करते हो। और उसका पानी और आहार भी क्या है, उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, छायादार होना चाहिए उसका जो जगह है, और फार्म जो होना चाहिए बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये सभी चीज़ों में लागू करते हैं, जिसको पालन करते हो वो अच्छे नस्ल का होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज करता है। और बीच बीच में जो है ना ये सब का टीका भी लगाना चाहिए, बहुत सारा वायरल डिजीज़ वगैरह का टीका या छिड़काव करना चाहिए, जो भी होता है उसमें टीका लगाना चाहिए मेनली, ठीक है, या उसका व्यवस्था करना चाहिए, रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये सब बातों पर ध्यान दोगे तो आप पोल्ट्री फार्म को खोल सकते हो, जो आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं खुला हुआ होगा या आप देखते हो। चलो आगे बढ़ते हैं कि कुछ यहाँ नस्ल के बारे में मैंने लिखा है। ये चीज़ जो है ना नीट में बहुत पूछा है, क्योंकि अभी आपको हटा दिया है, मैंने देखा है तो अब हटा दिया है। पहले नीट में पूछा है तो फिर भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, फिर भी मैंने नोट करके आपको लिख दिया
ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। कुछ अच्छे बुक में जो मोटा बुक बनाता है तो उसमें हो सकता है लिखा हो, लेकिन पहले पूछा जाता था इसलिए मैंने इसे फिर से लिखा। क्या लिखा है देखो, हैन जो है ना मुर्गी का ज़्यादा आप लोग देखते हो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी को ही ज़्यादा पाला जाता है, मुर्गा मुर्गी जो भी हो जिसको मीट प्रोडक्शन होता है या एग प्रोडक्शन यानी अंडा मिलता है। तो दो बातें ध्यान रखना आप कि हैन को जो लिखा जाता है वैज्ञानिक नाम, उसका नाम है गैलस गैलस। आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में भी गैलस और गैलस, ठीक है, और अंडरलाइन भी कर सकते हो अलग अलग ढंग से। लेकिन आपको जानते हो आप हिंदी वाले नाम को अंडरलाइन नहीं भी करोगे जो हिंदी में लिखा हुआ है तो भी सही है, लेकिन अंग्रेजी जब भी लिखते हो तो दो वर्ड का मैंने बोला था वैज्ञानिक नाम रहता है, तो इसका पहला जो वर्ड का पहला जो लेटर है वो बड़ा जी लिखा है, लेकिन इसमें छोटा लिखा है छोटा जी, और अलग अलग ढंग से क्या किया है इसको अंडरलाइन किया है दोनों को सेपरेटली। तो गैलस गैलस नाम है। तो यहाँ पर देखो मैंने पॉइंट करके क्या लिखा है, ध्यान देना थोड़ा, कि जब भी आप मुर्गा मुर्गी को यानी मुर्गी को पालन करते हो तो दो के लिए, एक देखोगे कि मीट के लिए प्रोडक्शन करता है, उसका जो है ना सिर्फ मीट ही अच्छा लगता है और मीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उसमें मांस ज़्यादा बनते हैं। तो कहता है कि मुर्गी या मुर्गी जो है या मुर्गा का वह नस्ल जिसका फार्म जो करते हैं सिर्फ मांस के लिए करते हैं। मेरी बात को समझो कि मुर्गी का वह नस्ल जिसका फार्म किसके लिए करते हैं, मांस के लिए, यानी एक के लिए नहीं मांस के लिए पालन किया जाता है, उसे हम उस नस्ल को कहते हैं ब्रायलर्स। क्या बोलते हैं, ब्रायलर्स। यहाँ पे लिखा है ब्रायलर्स, अंग्रेजी लिखे हिंदी दोनों एक ही नाम है, ब्रायलर्स कहते हैं। यानी कि मुर्गी का यानी मुर्गे का जो भी नस्ल पालन करते हैं किसके लिए, सिर्फ मांस के लिए, मीट के लिए, उस पूरे जितने भी नस्ल हैं दुनिया में, यानी कि इसका मुर्गा का भी कम से कम 200 नस्ल से ऊपर है, वैसा वैसा नस्ल जिसको आप मीट के लिए आप क्या करते हो पालन करते हो, वो सभी नस्ल किसके अंदर कहला जाएंगे, ब्रोआइलर्स। एक एग्जाम्पल दिया ब्रोआइलर्स का, जो थोड़ा सा हम लोग के गांव की तरफ होता है कि हल्का काला होता है, उसमें धब्बा धब्बा होता है, और जो उसका सींग है ऊपर में जो लाल ऐसा होता है, जिसको आप क्या कर सकते हो उसके माथे पर लाल होता है, ठीक है ना। इसका नाम है प्लाईमाउथ रॉक। इसका क्या नाम है मुर्गे का, प्लाईमाउथ रॉक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कि मुर्गे का वह नस्ल जिसका मीट के लिए प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको सिर्फ इसलिए पालते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अंडा उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि अंडा उत्पादन में वो क्या करता है ज़्यादा हर रोज़ अंडे देते हैं, लेकिन कुछ मुर्गे हर रोज़ अंडे नहीं देते, मुर्गी सॉरी हर रोज़ अंडे नहीं देती हैं, तो वो उसको जितने ही प्रोडक्शन होता है उसको मीट के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको ब्रोआइलर्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नस्ल जिसका जो है अंडा उत्पादन का दर क्या है, क्षमता बहुत अधिक है, तो उसको अंडा उत्पादन के लिए लोग पालते हैं, तो उसको कहते हैं लेयर्स। जितने भी नस्ल हैं चाहे 2 4 10 20 50 जितने भी नस्ल हैं, ठीक है, जिसका कि उत्पादन पालन इसलिए किया जाता है कि उससे अधिक से अधिक क्या किया जाए, जो है अंडे उत्पादन किया जाए, उसको कहते हैं लेयर्स, उस सब लेयर्स। तो ये दोनों पूछा गया है। ब्रोआइलर्स किसे कहते हैं, वह नस्ल जिससे मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और लेयर्स किसे कहते हैं कि वह जिससे अंडा पालन होता है। तो वाइट लेग हॉर्न देखा होगा कि माथे पर लाल ऐसा होता है और वाइट दिखता है पूरा, वो गाँव में भी होता है, तो वो अंडा ज़्यादा देता है, वो अलग है, ये जाति अलग है, ये नस्ल अलग है, ये नस्ल अलग है, ठीक है। तो इस तरह हज़ारों नस्ल हैं, तो जो मीट के लिए प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग किधर रखेंगे, ठीक है, उसको रखेंगे किस में आप रखेंगे, इसको रखेंगे ब्रोआइलर्स में, और जो होगा वो लेयर्स में कहलाता है। इसमें भी एग्जांपल दिया मैंने वाइट लेग हॉर्न, क्या दिया एग्जांपल, वाइट लेग हॉर्न, ठीक है, क्या दिया नाम यहाँ पर वाइट लेग हॉर्न, और यहाँ पे प्लाईमाउथ रॉक दिया, देख लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों को आप रखोगे नाम, ये वाइट लेग हॉर्न तो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, प्लाईमाउथ रॉक नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल दिया। चलिए एक चीज़ और बताना है आपको, ये नोट फिर लिखा, फिर भी आपको यह जो है नाम एनसीईआरटी में कहीं कहीं एक आध पॉइंट दिया हुआ है, सब जगह नहीं दिया है, सिर्फ एक बर्ड फ्लू के बारे में, रानीखेत के बारे में पहले जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे वहाँ दिया हुआ था, चर्चा किया हुआ था, अब नहीं दिया है,
फिर भी नीट में पूछता है, एग्रीकल्चर में पूछता है, तो मैं यहाँ पर आपको दे दूँ। और हमको लगता है कि मैं बिहार का क्वेश्चन बैंक में भी मैंने एक बार देखा है, ये रानीखेत डिजीज़ के बारे में पूछा है, तो इसलिए मैंने नोट करके लिख दिया कि बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, चूँकि पशुपालन कर रहे हैं तो बहुत सारी बीमारी हो सकते हैं, लेकिन कुक्कुट में जो विशेष बीमारी है वायरस के द्वारा होता है। बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके द्वारा नहीं होता है, बैक्टीरिया के द्वारा नहीं, जीवाणु के द्वारा भी होता है, लेकिन वायरस के द्वारा बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। हज़ारों एक बार में मर जाता है। तो कुक्कुट जब फार्म करेंगे, यानी पक्षी का फार्म करेंगे, तो 2 बातों को ध्यान में देखेंगे कि समय समय पर जो है ना खतरनाक बीमारी होता है इस कुक्कुट यानी फॉल में, उससे बचाना चाहिए। जब भी आपको करना चाहिए, इससे बर्ड फ्लू से बचाना चाहिए। एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन का मतलब होता है पक्षी, इन्फ्लुएंजा यानी पक्षियों में भी इन्फ्लुएंजा होता है जो वायरस बीमारी है, इससे बचाना चाहिए। और रानीखेत डिजीज़, ये भी रानीखेत डिजीज़ है, जो इंडियन नाम है रानीखेत, इससे भी बचाना चाहिए। ये सब बीमारी जो 3 नाम बताया, ये सब किस में होता है? कुक्कुट फार्म जब करने लोगे तो बहुत सारे पक्षी में होता है, चाहे मुर्गा मुर्गी हो, चाहे आपका बत्तख हो, चाहे आपका गीज हो, ठीक है, या जिसमें ये सब बहुत कॉमन है, ये साधारण है उसके लिए बीमारी होना। तो ये सब विषाणु का क्या करना चाहिए, जो विषाणु तो सभी जो बीमारी हैं, ये जितने बीमारी का मैंने नाम लिया, कोई भी जीवाणु के द्वारा नहीं होता है, सब वायरस के द्वारा हुआ है, अलग अलग वायरस हैं, ठीक है। तो इस सभी बीमारी को दूर करने के लिए साफ़ सुथरा तो रखना ही चाहिए, और बीच बीच में जांच पड़ताल भी डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए, जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं, ठीक है, हाँ, पशु चिकित्सक जिसको कहते हैं, तो उससे हमेशा मिलते रहना चाहिए कि क्या है, उसका लक्षण सब पता चल जाता है। तो उससे क्या होगा, बहुत बड़ा फार्म जो है नुकसान होने से बच जाएगा। तो ये मैंने बताया आपको। तो जैसे मान लिया कहीं एक बार पूछा गया रानीखेत डिजीज़ किस में होता है, तो आप क्या बोलोगे? गाय में, भैंस में, पक्षी में, या फिर हॉर्स में? तो आप ज़रूर कह दोगे पक्षियों में होता है रानीखेत। बस ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो ये तो आपने पढ़ा किसके बारे में? कुक्कुट फार्म प्रबंधन। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है, चूँकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे के लिए बनाया था 2 वीडियो, और मैंने यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सब कर दिया है, चाहे आप 3 क्लास को हो, चाहे 4 क्लास को हो, मैंने एक साथ कर दिया है। तो थोड़ा परेशानी होगा, आप थोड़ा समय देंगे और पढ़ते रहेंगे। जब आप थक जाएंगे तो थोड़ा रुक जाएंगे, ठीक है, फिर पढ़ेंगे, और फिर भी अगर परेशानी होगा समझने में तो फिर आगे हमसे बात करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक अलग प्रबंधन, जो तीसरा प्रबंधन पढ़ने जा रहे हैं, बी कीपिंग, या इसका दूसरा नाम है एपीकल्चर भी कहा जाता है। बी कीपिंग का जो नाम है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एपीकल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपीकल्चर। यानी इसका हिंदी नाम देखो, मधुमक्खी पालन। अब आप समझ गए होंगे, मधुमक्खी को पालन का तरीका इसमें जानना है, और क्या कुछ शब्द को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और कैसा कैसा शब्द जो है आपके एनसीईआरटी आपका सिलेबस में दिया है, उसी को हम लोग विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। कि पहली बात तो बी कीपिंग, बी मतलब होता है मधुमक्खी, और कीपिंग का मतलब पालन, मधुमक्खी का पालन। इसको बायोलॉजी में नाम क्या बोला? एपीकल्चर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एपीकल्चर। ये पूछा है आपका बिहार बोर्ड में बहुत बार कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहते हैं। ये पूछा गया है, जबकि अंग्रेजी नाम है, तो हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि आप जानते हो शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को छत्तों का रख रखाव की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला? शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों के छत्तों को अंग्रेजी में कहते हैं हाइव्स। छत्ता देखते हो ना, और अब तो बनाया हुआ छत्ता रहता है, काठ का बनाया रहता है, जो काठ में घर बनाया जाता है, और जाल टाइप का इसमें छोटा छोटा जो मतलब कि इसमें दरार रहता है, दरार क्या कह सकते हो, फाँक रहता है, उसमें जो है बना हुआ जो है प्लेट जो है ना, इसमें डाल दिया जाता है, इसमें मधुमक्खी रहता है। और जब ये मधुमक्खी आ करके इसमें मध भर जाएगा, तो उसको अलग से निकाल करके ये प्लेट से क्या करता है, मधु को यानी कि शहद को निकाल करके फिर से वापस उसी में रख देता है। तो ये अब तो नया मतलब कृत्रिम ढंग से हम लोग बनाते हैं, हम लोग इसका जो है अब पालन करते हैं। प्राकृतिक रूप से तो आप वृक्ष में देखा होगा कि कहीं बड़ा बड़ा वृक्ष में, या किसी के घर में, पुराना घर में है,
तो वहाँ पर छत्ता को लगाता है, बात सही है। लेकिन हम लोग जो है अब अपने ढंग से मतलब कि कृत्रिम छत्ता को प्रयोग कर जो है हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है। तो नए नए तरीके आ गए हैं। तो शहद उत्पादन के लिए जो आप तरीका करते हो, मधुमक्खियों का जो छत्ता को रख रखाव करते हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं या एपीकल्चर कहते हैं। और एक बात तो आप अच्छी तरह से जान लो कि यह मधुमक्खी पालन जो है ना, प्राचीन काल से ही है। इसको हम लोग कहते हैं ओल्ड एज इंडस्ट्री, मतलब बहुत पुराना इंडस्ट्री है हम लोग का। प्राचीन काल से ही मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो अब तो है कि अभी करते हैं, तो लेकिन अब तकनीक थोड़ा बदल गया है। अब रखने का उसका, और कहाँ रखते हैं, कहाँ पे ज़्यादा शहद मतलब कि वो इकट्ठा कर सकती है मधुमक्खी सब, ठीक है। और उसको कैसे मतलब कि पाला जा सकता है, क्या उसको किया जाए तो ज़्यादा मतलब कि वो एक साथ एकत्रित होकर रहे। तो ये सब तकनीक आते गया और लोग इस्तेमाल करते गए, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्दों को नेक्स्ट पेज में हम लोग ध्यान देंगे कि प्राचीन काल से तो ये हो ही रहा है, लेकिन दो चीज़ के लिए आप करते हो। यहाँ पर मैंने लाइन से समझाया है कि एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन का जो उत्पादन है, मधुमक्खी का जो पालन है, उसमें हम लोग मधुमक्खी को जो पालन करते हैं या उसके उत्पादन दो चीज़ होते हैं। मधुमक्खी पालन में उत्पादन जो चीज़ होता है उसके बारे में मैंने लिखा है। तो दो चीज़ उत्पादन होता है। तो आप कहेंगे दो चीज़ क्या होता है, तो एक शहद आपने नाम सुना है, और उसमें जो है एक वाइट टाइप का यानी कि सफ़ेद टाइप का होता है, इसको मोम कहते हैं। जब शहद निकाल लोगे तो पपड़ी टाइप का बचेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोम कहते हैं। और वो शहद मोम या मधुमक्खी का मोम कहलाता है, ठीक है। तो कहता है दो चीज़, एक मधु मेम जिसको मधु मोम कहते हैं या हनी। तो दो चीज़ प्राप्त किया आपने मधुमक्खी पालन में, एक हनी जिसको शहद कहते हैं, दूसरा बी वैक्स। बी मतलब मधु और वैक्स मतलब होता है मोम, जो वाइट टाइप का होता है। तो आप दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो पहला तो एक प्रयोग इसका कहते हैं हनी का, पोषक के रूप में यानी कि खाने के रूप में करते हैं, ज़्यादा इसमें ऊर्जा मिलता है, ठीक है। और औषधि के रूप में भी कार्य किया जाता है। किसका औषधि के रूप में काम किया जाता है, शहद का। देखो किसी का जल जाता है तो उसके चमड़े पर लगाया जाता है। और एक चीज़ देखा गया है कि एड्स का वायरस जो है ना, जो एड्स जो होता है रेट्रो वायरस के द्वारा होता है, जो पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। कहा जाता है कि एड्स का वायरस में शहद का जो है ना बहुत बड़ा योगदान है उसको रोकने में, यानी कि एड्स के वायरस को मारने में या उसको ख़त्म करने में बहुत बड़ा योगदान दिख रहा है। किसमें, हनी में, वैसा चीज़ है उसमें हनी में। तो मतलब कह सकते हो कि औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा, अभी कर रहा है लोग, और बहुत सारे औषधि में प्रयोग किया जाता है। तो दो चीज़ देखा आपने हनी में। लेकिन ये इसमें जो वैक्स निकलता है, मोम निकलता है, इसको मधु मोम कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी में भी बी वैक्स ही बोला जाता है। यार मधु मोम तो मैंने लिख दिया आपको समझने के लिए, और मैंने देखा है कि एनसीईआरटी में बी वैक्स ऐसे लिखा गया है, बी वैक्स, ठीक है। लेकिन मैंने नहीं लिखा, मैंने उसका हिंदी करके थोड़ा दे दिया, बी वैक्स के साथ मधु मोम, ठीक ना। इसका क्या देखा है, इसका भी उपयोग बहुत देखा गया है। किसका, मधु मोम का क्या देखा गया है, तो बता रहे हैं आपको। एक कॉस्मेटिक का मतलब ही होता है कि सौंदर्य वर्धक यानी सौंदर्य मतलब कि बढ़ाने के लिए जो भी कॉस्मेटिक लगाते हैं, जैसे कि लैठी हुआ, चूड़ी हुआ, और इसके बाद माउथ वगैरह में लगाने वाला, इसको कहते हैं सौंदर्य वर्धक। जो लेडीज वो लोग या लड़की लोग लगाती हैं, जैसे कि लैठी हुआ, चूड़ी हुआ, जो भी है सौंदर्य वर्धक चीज़ को बनाने में मोम का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ तो ये उपयोग देखा आपने। जितने भी पॉलिश हैं, चाहे वो जूते का पॉलिश हो, चाहे वो बेल्ट का पॉलिश हो, चाहे बैग का पॉलिश हो, तो बहुत सारे पॉलिश में भी इसको उसका चमक बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बी वैक्स को डाला जाता है तो पॉलिश बनाने में। तो देखा दो चीज़ का आपने ध्यान दिया। तो इसका उपयोग मधुमक्खी का पालन में जो उत्पादन होता है दो चीज़ का, एक शहद का भी उत्पादन होता है, एक बी वैक्स का, दोनों से फ़ायदा आपने देखा। अब चलिए आगे देखते हैं कि मधुमक्खी का कुछ नस्ल तो पढ़ते जा रहा है, एक दो नाम देते जा रहे हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी में एक ही नाम मिलेगा और वही पूछा जाता है आपके बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी। लेकिन नीट में एक दो नस्ल का थोड़ा सा जो है
बढ़ा के पूछ सकता है, लेकिन पूछा नहीं है अभी तक, ठीक ना, क्योंकि इसलिए मैंने नाम लिखा। और जो नाम आपके एनसीईआरटी में दिया है उसका नाम है एपिस इंडिका, यानी इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है। और अंग्रेजी नाम भी वही होगा सर। और आप कहोगे सर अंडरलाइन नहीं किया, तो सॉरी, यहाँ पे अंडरलाइन होगा अलग अलग, क्योंकि दो नाम है, अलग अलग अंडरलाइन होगा। और मैंने एक हिंदी में ही लिख दिया, चूँकि आप हिंदी में भी लिखोगे तो वो भी सही है, इसलिए आपको समझाने के लिए। एपिस इंडिका जो है ना, वो एपिस इंडिका कहाँ है, भारतीय है। एपिस मेलिफेरा जो अंग्रेजी में नहीं लिख करके डायरेक्ट हिंदी में लिख दिया मैंने, ये इटालियन है। ये जो है ना पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें शहद का जो है मात्रा बहुत उत्पादन होता है। भारतीय में कम होता है लेकिन होता है। एपिस फ्लोरिया नाम है, यहाँ पे लिख सकते हो आप एपिस, हिंदी में भी फ्लोरिया, ये भी सही नाम है, वही नाम होगा। तो ये है छोटा मधुमक्खी होता है, प्रायः क्या होता है आपका, छोटा मधुमक्खी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। कहता है छोटा मधुमक्खी होता है, इसका भी पालन किया जाता है। एक है एपिस डोरसाटा। आप कहोगे सर एपिस डोरसाटा कहाँ पे होता है, तो खास करके चट्टानी जहाँ पे पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पर इसका होता है एपिस डोरसाटा। एपिस डोरसाटा, इसको अंडरलाइन कर सकते हो, चट्टानीय में। तो इसमें जिसको आप पाल सकते हो, लेकिन पालने का जो है ना सबका अलग अलग हो। जैसे अब जो चट्टानीय स्थान में रहता है तो उसको वहीं पर पाला जाए, आदिवासी लोग ज़्यादा इसको पाला जाता है या ज़्यादा इसका मतलब कि पालन करते हैं। तो चलिए अब कहता है कि मधुमक्खियों का पालन जब करता है तो किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो वही बात है सभी में, मैंने बोला क्या है कि नस्ल पर ध्यान देना चाहिए। अब किस नस्ल का पालना है तो एक पॉइंट तो पहले भी लिख सकता है कि अच्छे नस्ल का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन नस्ल जानने से आपको एक चीज़ और जानना होगा, क्या मुख्य बातें, कि मधुमक्खियों का प्राकृतिक स्वभाव क्या है, कहाँ रहता है, कौन सा नस्ल। जैसे मैंने बोला वहाँ पहाड़ी वाला रहता है, कोई इटालियन है, हाँ, कोई क्या है, तो इसका स्वभाव क्या है, किस जगह ज़्यादा रहता है। तो प्राकृतिक और स्वभाव को जब ज्ञान होना चाहिए। छत्तों का जहाँ पे रखता है मधुमक्खी उसका रख रखाव ठीक होना चाहिए। उपयुक्त स्थान पर आप चयन किए छत्तों को। और विभिन्न मौसमों में छत्तों का प्रबंधन, यानी मौसम अगर चेंज करते हो तो उसका प्रबंधन भी चेंज होता है कि बारिश में कैसे रहेगा, या फिर कोई जो है गर्मी के मौसम में, या फिर जो बसंत ऋतु है, तो सभी मौसमों में उसका छत्तों का प्रबंधन करना चाहिए। क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से तो अपने वो खुद रहता ही है, आप कृत्रिम ढंग से या अपना पालन कर रहे हो, तो आपको इसका जानकारी होना चाहिए, उसके स्वभाव के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, वो किस मौसम में ज़्यादा या कहाँ पसंद करता है। बी जो है मधुमक्खी समूह को पकड़ना एवं छत्तों में एकत्रित करना या रख रखाव करना। जैसे मान लीजिए बी को रखा, आप मान लीजिए कि छत बनाया छत्ता बनाया आपने, जो मैंने बोला प्लेट के जैसा होता है। तो आप पहले मधुमक्खी को पकड़ोगे, उसको समूह को करोगे, इसके अंदर रखोगे, हाँ, फिर जो है रहने लगेगा जब प्लेट में, तो फिर अपने जाएगा, फिर अपने उड़ के आएगा। तो ये जो है उसका रख रखाव ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जानते हो कि जैसे आपने शहद बना लिया, तो जब शहद उसमें बना तो उसमें, तो मैंने बोला था उसमें कुछ मोम भी बनता है, तो शहद और मोम निकालने का तरीका आपको आना चाहिए। हाँ, आप शहद को निकालने गए, पता चला आप ही को काट के पूरा जो है ना मधुमक्खी जो है, हाँ, हॉस्पिटलाइज कर दिया, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। आप जो है उसको अच्छी तरह से जो है शहद और मोम को निकाल लें, फिर से आप प्लेट को लगाएं, फिर से आप छत्ते को लगावें, ठीक है। और कहता है अच्छे फसलों के बीज जो है इसका पालन करना चाहिए। तो आपको क्या अच्छे फसलों में सूरजमुखी हुआ, सरसों हुआ, सेब हुआ, नाशपाती हुआ, इस जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सब का जो है ना मधुमक्खी इसका रस जो है ना चूस के आता है, जिससे मध जो है ना मधु स्वीटेस्ट भी होता है, मीठा भी होता है, उसमें पोषक तत्व भी ज़्यादा होता है और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी होता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको बताएंगे, परागन जो होता है एक प्रक्रिया है, जब विभिन्न मतलब कि कीट के द्वारा या पक्षियों के द्वारा वो जो पौधों का नर भाग को अपने पंख या पाखुड़ी में फंसाकर उसके मादा भाग तक पहुंचाता है, जिसमें पौधों में क्या होता है, निषेचन जो दर है वो बढ़ जाता है, निषेचन हो जाता है। तो आप बोलोगे फिर जैसे एक बार समझा देते हैं आपको। कहता है जैसे मान लीजिए कि पौधा है, पौधा का जो निषेचन होता है वो किसके बीच में होता है, आप जानते हो, उसका जो
जनन भाग है वो क्या है, पुष्प है। तो पुष्प में नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। तो नर भाग मादा भाग एक दूसरे पर पहुंचने के लिए या फिर दूसरे पौधों पर नर और मादा भाग के पास पहुंचने के लिए ये कैसे जाएगा, उड़ के तो जाएगा ना। अगर उड़ के जाएगा तो हवा के द्वारा जाएगा, तो ये भी होता है, सही बात है। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी गया और जब यहाँ रस चूसने लगा तो होता क्या है, रसा को चूसने क्रम में इसके पंख में ये जो है नर फंस गया और जाके कहाँ पे गिर गया, दूसरे जब पौधों पर गया है तो वहाँ पर पहुँच गया ये। तो ये पहुँचाने का काम करता है, जिसको कहते हैं हम परागण। तो परागण करने में भी मदद करता है। तो देखो पौधों को भी मदद मिला, तो ये सूर्यमुखी हुआ, सरसों हुआ, सेब हुआ, नाशपाती में इसमें परागण कराने में भी मदद करता है। साथ साथ इसको ये फ़ायदा मिलता है कि इससे रस बहुत ज़्यादा क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो रस से वो क्या करता है, खाता भी है और प्लस क्या करता है, हम लोग को शहद बनाने में ज़्यादा वो वृद्धि करता है। इसके बीच में होना चाहिए, अच्छे फसलों के बीच होना चाहिए। तो ऐसे बहुत कुछ प्रक्रिया हैं जिसे आप सोच सकते हो। तो अभी तक मैंने जितने प्रबंधन बताए, 3 प्रबंधन मैंने ख़त्म कर चुका। ऐसे मैं क्लास में रहता था 3 दिन लगता था ये ख़त्म करने में, 1 दिन इंट्रो लगता था 4 दिन। तो 4 दिन का क्लास आपका ख़त्म हुआ। तो आप बोलोगे से इतना कम समय में, तो जी नहीं, कम समय नहीं है। आप जब नोट्स लिखते हो और उसको जब पूरी तरह से हर एक शब्द को मैंने लिख दिया तो सिर्फ समझाना होता है। और यहाँ पर मैंने आपको पेन से समझाया हुआ है। और फिर भी अगर दिक्कत हो तो इसको आप पूछेंगे। इसे लंबा आज का वीडियो होगा, तो इसे आप पॉज करके या फिर कुछ देर देख करके फिर अगले समय देखेंगे, या एक बार में भी देख सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप पढ़ें और अच्छे से रहें। ऐसे समय में आपको अच्छे से रहना भी चाहिए। और चलिए तब तक आपसे मैं अलविदा लेता हूँ।